ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारे पास क्या है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, और वी कैन सिंपली से मनी मल्टीप्लायर, कि जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है वो मनी को मल्टीप्लाई करता है। तो ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स के क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स क्या है और मनी क्रिएशन क्या होता है। स्टूडेंट्स अब अगेन क्या है, ये एक मॉडल है जो कि आपको आपकी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को समझाएगा, है ना, समझाने वाला है। कौन सी फंक्शनिंग को, जिस फंक्शनिंग में एक कमर्शियल बैंक मनी को लोगों तक पहुंचाता है। अगेन स्टूडेंट एक चीज रिकॉल करो, आई टोल्ड यू कि जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब भी हम क्रेडिट क्रिएशन जैसी चीज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम क्रेडिट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम एक रियलिस्टिक इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, और रियलिस्टिक इकोनॉमी को समझने के लिए हमेशा वी नीड assumption, क्योंकि रियलिस्टिक इकोनॉमी बार बार चेंज हो सकती है, तो उन चेंजेस को इग्नोर करना है, तो हम क्या लेंगे, assumptions की हेल्प लेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स को समझने के लिए भी स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ assumptions लेनी पड़ेंगी। वो assumptions क्या है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली assumption स्टूडेंट्स इस मॉडल की जो सबसे पहली assumption है वो क्या है सर, सबसे पहली assumption जो है इस मॉडल की वो ये है that all the transactions must be routed through banks. All the transaction must be routed through banks. Let me write it again for you. All the transactions must be routed through banks. पहली चीज, अब आप ऑब्वियस ही बात है, आप एक फंक्शन को समझ रहे हो जो कि किसका है, जो कि बैंक का है। भाई जब मैं बैंक के फंक्शन को समझ रहा हूं तो बिना बैंक की इन्वॉल्वमेंट के तो फंक्शन समझ नहीं सकता। अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करोगे तो इस केस में आपके बैंक का रोल ही नहीं आया। जब बैंक का रोल नहीं आया तो उसकी प्रोसेस समझोगे कैसे? तो उसकी प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह मानना पड़ेगा कि पहली बात तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, दैट ऑल द ट्रांजैक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रू बैंक। जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू होनी चाहिए, पहली assumption, ठीक है। दूसरी assumption क्या है, ऑल द बैंक्स दैट इज प्राइवेट और पब्लिक, सारे बैंक चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, कम्स अंडर वन हेड दैट इज बैंक्स, ठीक है। कि जितने भी बैंक्स है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, वो सारे किसके अंदर आएंगे, वो सारे के सारे एक ही हेड में आएंगे। और वो कॉमन हेड क्या होगा सर, वो कॉमन हेड होगा बैंक्स। मैं देखो रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, हमने बोला पहले सारी ट्रांजैक्शंस होगी वो किसके थ्रू होनी चाहिए, बैंक के थ्रू होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने ये बोली कि सर जितने भी बैंक है, जितने भी, क्योंकि हो सकता है कि मान लो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि आपने सर मुझे क्या किया, आपने मुझे चेक दिया स्टेट बैंक का, मेरा अकाउंट है कोटक में, तो यहां पे बोलोगे आप सर मैंने तो आपको ट्रांजैक्शन की थी स्टेट बैंक के थ्रू, आप कोटक को लेके आ रहे हो। ये सब चीजें छोड़ो, अल्टीमेटली चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो कमर्शियल प्राइवेट बैंक हो चाहे वो पब्लिक बैंक हो, स्टूडेंट्स सबका मोटिव तो एक ही है, अलग अलग मोटिव तो नहीं है, ठीक है। ओनरशिप डिफरेंट हो गई लेकिन जो मोटो है वो तो सबका एक ही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सारे के सारे जो बैंक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, वो सारे एक ही के अंडर आएंगे और वो क्या होगा, वो होगा बैंक, ठीक है। तो ये दोनों assumption होगी हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम रिजर्व बनाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, जो कि उनके टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज होगा। मतलब अगर आप बैंक में जाके कोई मनी डिपॉजिट कराते हैं तो जो भी आप मनी डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सेंट्रल बैंक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको वो जो आपने डिपॉजिट कराया है उस डिपॉजिट का कुछ एक मिनिमम परसेंटेज जो होगा, वो जो भी फिक्स होगा स्टूडेंट, वो आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ रिजर्व मेंटेन करना ही पड़ेगा। एज अ रिजर्व वो आपको मेंटेन करना ही करना है, ठीक है। बात समझ में आती है? चलो ये तीन assumption हो गई। आगे की assumption की बात कर लेते हैं। होपफुली आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। रिकॉल कराता हूं, सारे ट्रांजैक्शन बैंक से होने चाहिए, मींस कोई कैश ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं होना चाहिए, राइट। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं होना चाहिए। दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी assumption हमें दे रखी है कि ऑल द बैंक्स दैट इज प्राइवेट और पब्लिक कम्स अंडर वन हेड। जितने भी बैंक्स हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, एक ही हेड में आएंगे, जो कि क्या है, बैंक है। और तीसरी हमारे पास गाइडलाइन क्या है कि सर जो सेंट्रल बैंक है उसने ये बोला हुआ है बैंक्स को कि भाई तुम्हारे पास जो टोटल डिपॉजिट आएगा उसका सारा पार्ट तुम लैंड नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम्हारे को 100 रुपए आते हैं, एक बैंक में कैश डिपॉजिट के तौर पे 100 रुपए आते हैं, तो वो पूरा का पूरा 100 रुपए लैंड नहीं कर सकते। उस 100 रुपए का कुछ मिनिमम पार्ट होगा, उस 100 रुपए का कुछ मिनिमम पार्ट होगा जो कि रिजर्व के तौर पे रखा जाना जरूरी है। एनी हाउ वो रिजर्व आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक टॉपिक आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं और assumptions की।
ठीक है। अब हमारे पास आगे assumption क्या है स्टूडेंट, आगे हमारे पास एक assumption और है, ठीक है। हमने पढ़ा ना ये वाली assumption कि एज पर सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस बैंक्स नीड टू मेंटेन सम मिनिमम रिजर्व ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट, कि उनको टोटल डिपॉजिट का कुछ मिनिमम रिजर्व बनाना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स, ये मिनिमम रिजर्व क्यों बनाना पड़ता है? कोई तो वजह होगी। अगर सेंट्रल बैंक ने इस मिनिमम रिजर्व को बनाने के लिए बोला है तो इस मिनिमम रिजर्व को बनाने की कोई ना कोई तो वजह होगी। क्या वजह होती है वो देखते हैं। अब स्टूडेंट ये वाली चीज को प्लीज ध्यान से समझ ले। देखो ये रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, अब समझने की कोशिश करना। अगर आज मैं कमर्शियल बैंक में अपने मॉर्निंग में जाकर के 100 रुपए डिपॉजिट करा दूं, आज मैं कमर्शियल बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करा भी देता हूं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि मैंने 100 रुपए डिपॉजिट करा दिए, ठीक है, और मान लो मेरे कमर्शियल बैंक ने सारा का सारा पैसा क्या कर दिया, लैंड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इमीडिएटली कोई जरूरत पड़ गई, इमीडिएटली मुझे कोई जरूरत पड़ गई और मैं चला गया क्या करने के लिए, मैं चला गया पैसे विड्रॉ करने के लिए। मुझे जरूरत पड़ी है और मैं इमीडिएटली पैसा विड्रॉ करने चला गया। अब स्टूडेंट्स इस केस में सोचो होगा क्या? होगा ये कि मैंने बोला कमर्शियल बैंक को कि भाई मुझे पैसा दे, वो तो सारा का सारा पैसा क्या कर चुका है, वो तो सारा का सारा पैसा इस पर्सन को लेंड कर चुका है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बैंक अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाएगा एंड दैट विल कॉज बैंक फेलियर, दैट विल रिजल्ट इन बैंक फेलियर, ठीक है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जो आपका सेंट्रल बैंक है वो उनको गाइडलाइन देता है कि आपने करना क्या है, आपने एक मिनिमम रिजर्व बनाना है जी, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने एक मिनिमम रिजर्व बनाना है, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास डिपॉजिट्स आते हैं उन डिपॉजिट्स का एक मिनिमम रिजर्व बनाओगे। वो रिजर्व स्टूडेंट समझना, ये जो रिजर्व होता है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब वेरी करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, समटाइम आर टू आर भी वेरी कर जाता है। ये कोई फिक्स अमाउंट रिजर्व का नहीं होता कि तुम्हें इतना ही बनाना है। वो टाइम टू टाइम क्या होता है, वो जैसा भी कंट्री की रिक्वायरमेंट कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंगली जो सेंट्रल बैंक होता है उसको वेरी कर देता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया कि भाई अगर कोई तुमसे पैसा निकालने आएगा तो देखो पहली बात तो बैंक, अब बात आती है कि इसलिए वो रिजर्व बनेगा। अब बात आती है सर रिजर्व बनेगा, समझ में आ गया, लेकिन वो कुछ एक मिनिमम परसेंटेज ही क्यों है, क्यों एक मिनिमम परसेंटेज ही रखा? बैंक क्या करता है, बैंक भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बैंक अपने एक्सपीरियंस से इस बात को जानता है कि रेगुलर बेसिस पे जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है उतना ही विड्रॉ नहीं होता। रेगुलर बेसिस पे जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है उतना पैसा विड्रॉ नहीं होता, ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि जो पैसा डिपॉजिट करवाया गया है, जो पैसा डिपॉजिट करवाया गया है, सपोजिटली मैंने 100 रुपए विड्रॉ, मैंने 100 रुपए डिपॉजिट कराए तो मैं पूरे 100 थोड़ी ना विड्रॉ कर लूंगा। ऐसा होता है क्या? मैंने सपोजिटली 100 रुपए डिपॉजिट कराए, क्या मैं पूरे 100 विड्रॉ कर लूंगा? नहीं करूंगा। जस्ट इन केस मान लो मैंने कर भी लिया, किसी एक इंसान ने ऐसा कर भी दिया, तो क्या सारे लोग जाकर के अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे? स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। ऐसा तभी होता है जब आपका बैंकिंग सिस्टम एकदम क्रैश हो जाए, आपकी फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हो जाए। और ऐसा स्टूडेंट आज से एग्जैक्ट मैं बोलूं तो आज से 90 इयर्स पहले हुआ था, 1929 के डिप्रेशन में। 1929 का डिप्रेशन अब तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिप्रेशन रहा है। उस जैसा डिप्रेशन अब तक वर्ल्ड में कभी नहीं आया। उसी टाइम ऐसा हुआ था कि यूएसए की जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश हो गई थी, लोगों का बैंकिंग सिस्टम से ट्रस्ट हट चुका था, तो लोगों ने इमीडिएटली सारे फंड विड्रॉ किए थे। बट ऐसा नहीं होता। तो बैंक अपने एक्सपीरियंस पे जानता है कि ऐसा है जी, लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लोग इमीडिएटली एक ही बार में अपना सारा पैसा विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक बंदे को जरूरत पड़ी तो एक बंदा विड्रॉ कर भी सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। बैंक 2-3 कस्टमर पे चलता नहीं है। इसीलिए बैंक क्या करता है, वो जो आने वाला पैसा है और जो जाने वाला पैसा है उसका एक एवरेज देख लेता है कि कितना जा रहा है। तो कितना जा रहा है के बेसिस पे ही क्या बनाए जाते हैं स्टूडेंट, कितना जा रहा है के बेसिस पे ही रिजर्व्स को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और जो ये रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं, इन रिजर्व्स को क्या कहा जाता है, दीज रिजर्व्स। मैं यहां पे लिखता हूं, ये जो दीज रिजर्व्स हमने लिखा है कि सर ये दीज रिजर्व्स है क्या? तो सर जो ये दीज रिजर्व्स की हम बात करें, दीज रिजर्व्स आर नथिंग बट लीगल रिजर्व्स रिक्वायरमेंट, ठीक है स्टूडेंट। इसे क्या बोला जाता है, इसे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक है, व्हिच इज LRR,
ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, अलग अलग तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मीनिंग है, वो हमेशा एक ही है। तो उस बात से आपको घबराना नहीं है, उस बात की आपको टेंशन लेनी नहीं है। तो दीज रिजर्व्स आर मेंटेन इन ऑर्डर टू फुलफिल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए एक मिनिमम परसेंटेज, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एवरेज में एक मिनिमम परसेंटेज विड्रॉ होती है। तो स्टूडेंट ये सारी जो अजम्पशन है, ये सारी अजम्पशंस को आगे ध्यान में रखने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हम अपना क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक के प्रोसेस को आगे समझ सकते हैं। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई। रिकॉल करो, सारी ट्रांजैक्शन बैंक से होनी चाहिए। दूसरा, भाई लड़ाई नहीं होगी कि मेरा कोटक में अकाउंट है, मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है, मेरा पीएनबी में अकाउंट है, सारे बैंक एक ही मानोगे इस प्रोसेस को समझने के लिए, वो बैंक है। तीसरा, तुम्हें रिजर्व बनाना पड़ेगा ताकि तुम अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सको। चलो आगे बात करते हैं फिर। सर ये चीज अब काम कैसे करती है, अब इसको समझना आपको प्रोसेस को ध्यान से, वर्किंग, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। मैंने यहां पे लिखा राउंड, ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा राउंड। आगे मैं लिखता हूं जो भी आपने इनिशियल डिपॉजिट कराया, इनिशियल डिपॉजिट, जो भी आपने इनिशियल डिपॉजिट कराया, फिर हमने पढ़ा कि जो भी डिपॉजिट होगा, हर एक इंडिविजुअल डिपॉजिट जो आप करा रहे हो उसका क्या बनेगा, एक रिजर्व बनेगा, जिसे मैं बोलूंगा लीगल रिजर्व रेशो। स्टूडेंट्स देखो ऐसा है, बहुत से बुक्स में से कैश रिजर्व रेशो बोला होता है, CRR, लेकिन मैं आपको बोलूंगा डू नॉट राइट CRR। रीजन बीइंग, क्योंकि जब बैंक रेशोज को मेंटेन करता है तो CRR के अलावा देयर आर सम वेरिएबल रेशोज एज वेल जो मेंटेन की जाती हैं। मतलब व्हाट एवर यू आर डिपॉजिटिंग योर अकाउंट से इन सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, उनका जो रिजर्व मेंटेन किया जाता है दैट इज नॉट कि सिर्फ और सिर्फ एक कैश रिजर्व ही मेंटेन किया जाता है, देयर आर सेवरल अदर रेशोज एज वेल। सो बी वेरी केयरफुल कि आप CRR ना लिखे, CRR का मतलब बहुत बड़ी स्पेसिफिकेशन हो जाती है और हम किसी स्पेसिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि क्या होता है, रेशोज मेंटेन की जाती हैं। तो राउंड, इनिशियल डिपॉजिट, LRR एंड देन LRR के बाद क्या होगा स्टूडेंट, जो आपने रिजर्व बनाया उसके बाद जो आप लोन ऑफर कर रहे हो। स्टूडेंट एक काम करते हैं, थोड़ा ना इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं लोन और यहां लिख देते हैं अपना लीगल रिजर्व रेशो। चलो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स अब अपना राउंड वन। राउंड वन में क्या हुआ, राउंड फर्स्ट में से फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन था, वो एक इनिशियल डिपॉजिट लेके गया बैंक के पास और से वो लेके गया कितने, वो लेके गया 100 रुपए, ठीक है, उसने कहा भाई मेरे पास 100 रुपए है, आप इसे एक्सेप्ट कर लो, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो 100 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट है, ठीक है। ये 100 रुपए का जो इनिशियल डिपॉजिट है स्टूडेंट्स, ठीक है, बैंक को इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली इसके ऊपर एक रेशो मेंटेन करनी पड़ेगी, से वो रेशो कितनी है, वो रेशो है 10%, ठीक है। मान लो आपने 100 रुपए इनिशियल डिपॉजिट कराया और रेशो मेंटेन कितनी करनी है स्टूडेंट्स, 10% की, तो कायदे से जो बैंक 100 रुपए लेगा उसके ऊपर 10 रुपए का रिजर्व बना देगा और बोलेगा 90 रुपीज लोन के लिए ऑफर कर रहा हूं। अब आप गए, आपने बोला मुझे लोन चाहिए, बैंक ने कहा लो 90 रुपए का लोन, ऐसा होगा नहीं। अभी अभी हमने इससे प्रीवियस पॉइंट में एक पॉइंट पढ़ा था स्टूडेंट्स, ठीक है, वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट ये था कि सारी ट्रांजैक्शन कहां से चाहिए, सारी ट्रांजैक्शन बैंक से चाहिए। तो इसका मतलब है बैंक आपको कभी भी क्या नहीं देगा, बैंक आपको कभी भी कैश नहीं देगा, rather it will open a bank account in your name। जैसे कि से यू आर मिस्टर एक्स, आप पहुंचे बैंक के पास कि मुझे 90 रुपीज का लोन दे दो। क्यों पहुंचे होगे, अपनी कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, आपकी कोई कुछ खरीदना होगा, कुछ खर्चना होगा, कुछ तो करना होगा, तभी आप लोन लेने पहुंचे। आपने बैंक को बोला कि मुझे ना क्या करना है, 90 का लोन चाहिए, बैंक ने आपको बोला मैं दे दूंगा, लेकिन वो लोन क्या होगा, वो लोन मैं आपके अकाउंट में दूंगा, ठीक है। तो अकाउंट में देने का मतलब है, उसने कहा मैं आपका एक काम करता हूं, मैं आपका एक बैंक अकाउंट ओपन कर देता हूं और वो बैंक अकाउंट में कितने रुपए डाल दूंगा, वो बैंक अकाउंट में मैं आपको 90 रुपए लोन दे दूंगा। अब स्टूडेंट अब आप सोचो आज के एरा में, अगर मैं मॉडर्न वर्ल्ड की बात करता हूं तो मॉडर्न वर्ल्ड में आपके अकाउंट में, अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए है, ठीक है, 90 रुपए जितने भी रुपए हैं आपके अकाउंट में, अकाउंट में और आपके जेब में जो पैसा है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? सोच के देखो, आज का वर्ल्ड जो पूरी तरीके से डिजिटल करेंसी का वर्ल्ड बन चुका है, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं बना, बट आप जानते हो मेजरली डेबिट कार्ड्स ऑलमोस्ट सब लोगों के पास होते हैं, नहीं तो लोग नेट बैंकिंग भी आजकल यूज कर रहे हैं, बिसाइड्स दैट गूगल पे, फोन पे, इतनी सारी चीजें। तो अगर मेरे अकाउंट में 90 रुपए बचे रखे हुए हैं तो उन्हें मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूं। तो मतलब मेरी जेब में 90 रुपए होना
और मेरे अकाउंट में 90 रुपए होना, दोनों ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन से इन प्रेजेंट वर्ल्ड। तो बैंक कहता है कि देखो ऐसा है 90 का लोन मैं आपको दूंगा, लेकिन ये 90 का लोन मैं आपको क्या दूंगा, आपके अकाउंट में दूंगा, कैश नहीं दे सकता। ठीक है, आपने कहा नो इश्यूज, आप मेरे अकाउंट में 90 रुपीज डाल दो, या मेरे अकाउंट में डाल दो, नहीं तो मेरा अकाउंट खोल दो जिसमें 90 रुपीज रख दो, मैं उसको देख लूंगा। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने ये 90 रुपीज का लोन ले लिया, उनके अकाउंट में 90 है। मैंने क्या कहा, मिस्टर एक्स ने क्यों लोन लिया होगा, आप लोन लोगे तो क्यों लोगे, हो सकता है कि आपके घर में कोई शादी होगी, हो सकता है आपको कोई व्हीकल परचेज करना होगा, हो सकता है आपको घर चाहिए, कोई भी रीजन हो सकता है स्टूडेंट जिसके लिए आपने बैंक से क्या किया होगा, जिसके लिए आपने बैंक से लोन लिया होगा, राइट। अब से फॉर एग्जांपल आपने मिस्टर एक्स ने लोन लिया था नीतीश को पेमेंट करने के लिए। अब आपने कहा नीतीश को 90 रुपए पे करने, नीतीश को पे करता हूं। अब हमने पढ़ा है कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक से होनी चाहिए, तो बैंक से होने के लिए क्या चाहिए, या तो तुम मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दोगे 90 रुपीज, राइट। ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करोगे तो तुम मेरे नाम का चेक काट दोगे, भाई नीतीश वर्मा को 90 रुपए पे कर देना, यही करोगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपने मुझे क्या किया, चेक दे दिया, एग्जांपल नहीं अगर अच्छा लगता तो आप ये मान लो आपने मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आपने मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर किया या आपने मुझे चेक दिया, चेक आएगा, चेक लेके मैं क्या करूंगा, चेक का, चेक तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चेक लूंगा स्टूडेंट्स और चेक लेके कहां पहुंच जाऊंगा, बैंक में। मैं चेक लूंगा और चेक लेके कहां पहुंच जाऊंगा, बैंक में पहुंच जाऊंगा, और बैंक से बोलूंगा कि भाई ये चेक है, मैंने अपनी अकाउंट डिटेल डाल दी है, इसे प्लीज क्लियर कर देना। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, इसमें होगा ये कि जैसे ही मैं बैंक में पहुंचूंगा तो बैंक के पास कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, बैंक के पास आ जाएंगे अगेन 90 रुपीज, है ना। समझो ध्यान से, मेरे को आपने चेक दिया, मिस्टर एक्स ने मुझे चेक दिया 90 रुपीज का, ये चेक मैं अपने ओन पे यूज नहीं कर सकता, मुझे इस चेक को क्या करना पड़ेगा, करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि चेक से ना मैं मोमोज खरीद सकता, चेक से ना मैं स्वेटशर्ट खरीद सकता, चेक से ना मैं स्मार्ट बोर्ड ना वॉच खरीद सकता, ठीक है, क्योंकि चेक हमने पढ़ा ही था कि चेक हर कोई एक्सेप्ट करने को जल्दी से रेडी नहीं होता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चेक को डलवा दिया अपने अकाउंट में, जैसे ही अकाउंट से सब कुछ वेरीफाई होके वो चेक क्लियर हो जाएगा, डिपॉजिट कितने रुपए के आ जाएंगे अकाउंट के अंदर, 90 रुपीज के। बैंक तुरंत अलर्ट हो जाएगा, भाई 90 रुपीज के क्या हो गए, डिपॉजिट, तो भाई 90 रुपीज के डिपॉजिट हुए हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से रिजर्व बनाओ, कितने रुपए का, 90 का 10% रिजर्व बना दो, तो मतलब कितने का रिजर्व बना दो, 9 रुपए का, और लोन कितने का लगेगा फिर, भाई 90 में से 9 का रिजर्व बना दिया स्टूडेंट्स, तो लोन कितने का आ गया, 81 का, ये आ गया लोन, ठीक है। फिर 81 का लोन आ गया, अब पहुंचे मिस्टर वाई लोन लेने के लिए, मिस्टर वाई ने कहा मुझे लोन चाहिए, बैंक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके अकाउंट में 81 रुपीज पहुंच जाएंगे। मिस्टर वाई ने लोन लिया, अब मिस्टर वाई ने क्या किया, मिस्टर वाई ने पेमेंट कर दी से किसी मिस्टर गोयल को, मिस्टर वाई ने पेमेंट करी किसको, मिस्टर गोयल को। जैसे उन्होंने मिस्टर गोयल को पेमेंट करी, मिस्टर गोयल या तो मैंने क्या कहा अकाउंट में पैसे डलवाएंगे या तो चेक लेंगे, चाहे अकाउंट में डलवाए चाहे चेक ले, अकाउंट में पैसे कितने आ जाएंगे जी, अकाउंट में पैसा आ जाएगा 81 के आते ही स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर से रिजर्व मेंटेन हो जाएगा, कितने का सर 8.1 का, क्योंकि 81 का 10% 8.1 का रिजर्व मेंटेन होगा, बचा लोन, सर फिर क्या होगा, जब 81 में से 8.1 का रिजर्व हटा दूंगा तो कितना चला जाएगा लोन अमाउंट बचेगा 72.9, राइट स्टूडेंट, 72.9 का क्या बच जाएगा लोन। फिर स्टूडेंट यही प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस कब तक होता है स्टूडेंट, ये प्रोसेस होता रहेगा, ये प्रोसेस होता रहेगा कब तक, जब तक ये अमाउंट टोटल कहां तक ना आ जाए, जीरो। कब तक चलेगा, जब तक ये जीरो ना हो जाए, ये जीरो ना हो जाए, ये जीरो ना हो जाए, राइट, ये चीज चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर 100 रुपए के एक इनिशियल डिपॉजिट से बैंक कितने मल्टीपल तक क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है, मतलब बैंक क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, बैंक इज मल्टीप्लाइंग योर मनी, क्योंकि वो 100 देखो ना, सिर्फ 100 रुपए गए थे, उस 100 रुपए के ही से 90 रुपए का लोन भी दे दिया, 81 का लोन भी दे दिया, फिर 72.9 का भी लोन दे दिया, फिर फर्दर मतलब सिर्फ उसी 100 रुपए से बैंक क्या कर रहा है, बैंक उसी 100 रुपए से मल्टीपल टाइम्स तक क्रेडिट कर रहा है, क्रिएट। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन कि सर बैंक कितने टाइम्स तक क्रेडिट को क्रिएट कर पाएगा
इस इनिशियल डिपॉजिट की वजह से, इस इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपए की वजह से बैंक कितने टाइम्स तक क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है? स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट, इसके लिए क्या फॉर्मूला है सर? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू, क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू में फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन में एल आर, ठीक है? क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू 1 अपॉन में LRR। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कितने टाइम्स तक हमारा मनी जो है वो क्या हो सका है, क्रिएट हुआ है, कितने टाइम्स तक, कितने टाइम्स तक। लगा के देखते हैं स्टूडेंट फॉर्मूले में। तो 1 अपॉन में LRR कितना है स्टूडेंट? इस क्वेश्चन में 10% है, राइट? तो 1 अपॉन में 10% विल बी 10 टाइम्स, 1 अपॉन में 10% विल बी 10 टाइम्स। तो मतलब स्टूडेंट जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपए का है, अगर उसमें से 10% का रिजर्व मेंटेन किया जाए तो जो बैंक है उसके बेसिस पे कितने टाइम्स तक क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है? बैंक उसके बेसिस पे 10 टाइम्स तक क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है। कितने टाइम तक? 10 टाइम्स तक क्रिएट कर सकता है क्रेडिट को। तो सर इसके हिसाब से हमारा जो मनी है वो कितने टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो जाएगा? सो द मनी मल्टीप्लायर विल बी, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में LRR इनटू में इनिशियल डिपॉजिट। सर ये क्या होगा? इतने टाइम्स तक जो बैंक है वो क्या कर लेगा? मनी को मल्टीप्लाई कर लेगा। कितने टाइम्स तक? देखते हैं सर। 1 अपॉन में 10%, इनिशियल डिपॉजिट कितने के थे स्टूडेंट्स? 100 के। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 10% इंटू में 100, तो 1000। मतलब इसका क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक है वो आपके 100 रुपए के डिपॉजिट से कितने टाइम्स तक का क्रेडिट क्रिएट कर लेगा? 1000। तो मतलब लोन कितने रुपए के चला जाएगा? टोटल 1000 में कितने परसेंट दे रहे हैं लोन? 90, तो 900। और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? 10% के हिसाब से कितने रुपए के रिजर्व मेंटेन हो रहे हैं? 100 रुपीज के रिजर्व मेंटेन किए जा रहे हैं। सो स्टूडेंट दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर। क्या कहा जाता है? वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर, या फिर क्या हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। क्या कह सकते हैं हम? क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि जो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, किस तरीके से बैंक आपकी मनी को मल्टीप्लाई करता है। तो स्टूडेंट एक तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि किस तरीके से बैंक क्या करता है, किस तरीके से जो बैंक है वो आपकी मनी को मल्टीप्लाई करता है, राइट? एक तो हमने ये पढ़ा था सुबह, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो बैंक है वो क्या करता है, किस तरीके से वो आपके लेंडिंग रेट और बोरोइंग रेट के बीच के गैप से अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, राइट? तो वहां से भी प्रॉफिट आता है। और सिमिलरली स्टूडेंट यहां से भी बैंक को एक अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। कैसे? 100 रुपए का डिपॉजिट है, 90 का लोन है। अब जब 90 का लोन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, फिर 81 वाले पे भी इंटरेस्ट, फिर 72.9 वाले पे भी इंटरेस्ट। मतलब आपके एक डिपॉजिट को ही वो मल्टीपल टाइम तक लोन दे देता है, उसी सेम डिपॉजिट को वो मल्टीपल टाइम तक लोन देता है, राइट? सो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है? दैट इज ऑल अबाउट आवर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के बारे में ये सारा का सारा टॉपिक हो गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। किसके बारे में? हमारे मनी मल्टीप्लायर के बारे में, प्लस कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक से मनी मल्टीप्लायर के बारे में आपके एग्जाम में कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे हुए हैं, ठीक है? प्लस आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन क्या है। चलो देखते हैं।
है।